हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। विलियम शेक्सपियर का एक और फेमस वर्क किंग लियर एक ट्रेजिक प्ले है, इसे लेकर आई हूँ मैं ज्योति शर्मा। आज इसे इस तरह से डिस्कस करने वाली हूँ कि सबसे पहले हम किंग लियर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें समझेंगे, यानी सिर्फ 2 से 3 सेकंड में स्टडी कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। उसके साथ साथ जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी के पूरी प्ले की जो कहानी चलती है उन्हें जानेंगे। कैरेक्टर्स को जानने के बाद में पूरी की पूरी जो स्टोरी है हमारी प्ले की उसको अच्छे तरीके से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन हम इसकी जो मेन स्पीचेस हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट स्पीच हैं, उन स्पीच के बारे में भी आपको बताएंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम जानने वाले हैं हमारे इस प्ले का थीम, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चाहे आप पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो किंग लियर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर डालता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले तो राइटर का नाम पूछ लिया जाता है कि किंग लियर इज रिटन बाय हुम? विलियम शेक्सपियर। यस, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं। ये एक ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी की डेफिनेशन हम आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेजेडी एक ऐसा प्ले जिसका एंड दुखद होता है, यानी दुख के साथ में जो खत्म होता है। यहाँ पे लास्ट में आपको डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं कहानी के अंदर। ओके, मेन तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी होती है। ये 5 एक्ट्स का प्ले है। ये लगभग 1605 से 1606 के आसपास लिखा गया था। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इसका जो पब्लिक परफॉर्मेंस है वो 26 दिसंबर 1606 को हुआ। ये 1608 में पहली बार पब्लिश हुआ था क्वार्टो में, और उसके बाद में इसके अंदर कुछ करेक्शंस वगैरह की गई थी, यानी इसका जो रिवाइज्ड फॉर्म आया था 1623 में आया फर्स्ट फोलियो में। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है उसके अंदर 1623 में आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको किंग लियर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसका ओरिजिनल सोर्स है द ट्रू क्रॉनिकल्स टू हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। तो ये तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब जो कहानी आज हम प्ले की समझने वाले हैं उनके कैरेक्टर से मिल लेते हैं। मेन कैरेक्टर हैं हमारे इस कहानी के किंग लियर, जिसके नाम पर ही शेक्सपियर ने पूरे के पूरे प्ले का नाम लिखा, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द घूमती है। इनकी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी है गोनेरिल, उससे छोटी है रीगन, और सबसे छोटी कॉर्डेलिया। जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड और नोबल नेचर की लड़की है कॉर्डेलिया। ओके, ड्यूक ऑफ एल्बनी गोनेरिल के हस्बैंड हैं। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल रीगन के हस्बैंड हैं, और ड्यूक ऑफ बर्गेंडी और किंग ऑफ फ्रांस, ये 2 कॉर्डेलिया के लिए रिश्ता मांगने के लिए आए हुए हैं किंग लियर के दरबार में। यानी काफ़ी दिनों से किंग लियर के यहाँ पे आए हुए हैं एज ए गेस्ट, ये दोनों के दोनों कॉर्डेलिया से शादी का प्रस्ताव लेकर। तो देखेंगे अभी हम कि किससे इसकी शादी होगी। तो ये चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले स्टोरी के साथ साथ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम कैरेक्टर्स को समझ रहे हैं, अपने माइंड पर जोर नहीं डालना, थोड़ा सा लॉजिक समझो। कि देखो, पहले बड़ी बेटी का जिक्र किया है गोनेरिल। गोनेरिल के पति का नाम ड्यूक ऑफ एल्बनी है। एल्बनी यानी ए अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है, सबसे पहले, यानी बड़ी बेटी के पति का नाम एल्बनी, ड्यूक ऑफ एल्बनी। हम एल्बनी के नाम से बोलेंगे, वैसे तो ये ड्यूक है एल्बनी का। एल्बनी एक जगह का नाम है, इसका नाम नहीं है, जगह का नाम है, और उस जगह का ये ड्यूक है, लेकिन हम इसे पहचानेंगे एल्बनी नाम से ही। ओके, ये है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। अब कॉर्नवाल के नाम से इसे जानेंगे हम पूरी की पूरी स्टोरी में। तो आप बार बार इस चीज़ को रिपीट मत करना कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल या फिर खाली कॉर्नवाल। कॉर्नवाल जगह है, एल्बनी भी जगह है, जिस तरीके से बर्गेंडी भी एक जगह है, तो ये वहाँ के ड्यूक हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ड्यूक जो है वो कौन होते हैं, क्या पोजीशन पे होते हैं, वो चीज़ भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहिए, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बेटी है, उनके हस्बैंड का नाम ए से स्टार्ट है, सी आता है बाद में, यानी ए के तो बाद में आता है ना, बी फिर सी आता है। तो कॉर्नवॉल है सेकंड नंबर के, यानी जो सेकंड नंबर पे है उसके हस्बैंड। उसके बाद में बारी आती है कॉर्डेलिया की। तो कॉर्डेलिया के दोनों सूटर्स हैं, और इनमें किंग ऑफ फ्रांस के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। और किन हालातों में होती है, कैसे होती है, वो तो अभी कहानी में पढ़ेंगे हम। चलिए, ये किंग की फैमिली हो गई सारी की सारी। अब किंग के ये 2 और हैं मेन बंदे, एक है अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर और दूसरा है अर्ल ऑफ कैंट। अब ये अर्ल क्या चीज़ है, ये चीज़ पहले आपको बताती हूँ, फिर इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगी।
देखिए ये पोजीशन होती है, जिस तरीके से अपने यहाँ की अपन बात करते हैं तो राजा, फिर मंत्री, महामंत्री, मतलब बहुत सारे ऐसी होते हैं सेनापति, इस तरह से जो एक ओहदा दिया जाता है उस तरीके से ही वहाँ पर होता है। इंग्लैंड साइड में इस तरीके से होता है कि सबसे ऊपर पोजीशन पे होता है किंग, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रिंस का आता है, फिर उससे थोड़ा सा कम पोजीशन ड्यूक की होती है, देन अर्ल होते हैं। यानी इस तरीके से इनका एक सिस्टमेटिकली पोजीशन होती है। तो ये है अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर और ये अर्ल ऑफ कैंट, और हम इन्हें इन्हीं नाम से जानेंगे, इसको कैंट के नाम से और इसे ग्लोसेस्टर के नाम से, क्योंकि बार बार ना कहानी में आपको मैं कहूँगी कि ग्लोसेस्टर के महल के पास कहानी चल रही है, ग्लोसेस्टर के महल के अंदर कहानी चल रही है। तो बच्चे ये ग्लोसेस्टर जो है ना ये जगह है, और ये बंदा वहाँ का अर्ल है, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, ये अर्ल ऑफ कैंट, लेकिन हम इनको इनके नाम से जानेंगे, इस जगह के नाम से जानेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर जो हैं वो राजा के बहुत ही वफादार व्यक्ति हैं, मतलब राजा के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ऐसे ही अर्ल ऑफ कैंट है, लास्ट तक ये भी अपनी, आपको देखने को मिलेगा कहानी में कि ये भी अपनी वफादारी जो है वो राजा के प्रति निभाते हैं, और ये तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहते हैं कहानी में, सबसे एंड तक आपको ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी तो वहाँ शुरू हो चुकी है जहाँ मैंने आपको राजा की फैमिली से रूबरू कराया। अब एक जो स्टोरी है ना वो यहाँ भी चलेगी इनके दो बेटों के साथ में। ये ग्लोसेस्टर है जो राजा के बहुत ही क्लोज हैं, वफादार व्यक्ति हैं। इनका एक बेटा तो है एडगर, बड़ा बेटा है, एक बेटा है एडमंड, ये छोटा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि एडगर तो इनका रियल बेटा है, रियल इन द सेंस कि जायज बेटा, मतलब एक लीगल मैरिज से जो पैदा हुआ है, लेकिन ये इलीगल मैरिज वाला, जैसे मान लीजिए ये जो ग्लोसेस्टर है ना, इनके किसी लेडी के साथ में लव अफेयर्स थे तो उनसे एडमंड का जन्म हुआ था, यानी नाजायज़ बेटा आप कह सकते हो। एडमंड नाजायज़ बेटा है, एडगर जो है वो ग्लोसेस्टर का जायज़ बेटा है। तो एक जो है ना स्टोरी का पहलू इनके परिवार से शुरू होता है। इनकी जो फैमिली है उस फैमिली के अंदर ये 3 बंदे हैं, और एडमंड जो है एज ए विलन आपको कहानी में नजर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी स्टोरी, क्योंकि जो भी हमारे कैरेक्टर थे मेन उनसे हम मिल लिए हैं, बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर बीच में आते जाएंगे, उनके बारे में मैं आपको बताती चलूंगी। कहानी शुरू होती है महल से। ये राजा का महल है, राजा है हमारे कौन, किंग लियर। लियर है राजा, उनके महल के अंदर ग्लोसेस्टर और कैंट चहलकदमी करते हुए किंग लियर के दरबार की तरफ पहुंच रहे हैं। रास्ते में ना इनको एडमंड जो है वो मिलता है, यानी वहाँ पर खड़ा होता है एडमंड। एडमंड किसका बेटा है, ग्लोसेस्टर का बेटा है। अभी मैंने आपको बताया कि नाजायज़ बेटा है। अब ग्लोसेस्टर कैंट से बातचीत कर रहे हैं और एडमंड के साथ में इंट्रोडक्शन करवाते हैं कैंट का, और कहते हैं कि ये मेरा नाजायज़ बेटा है, और साथ के साथ ये भी बता देते हैं कि काफ़ी टाइम से बाहर था, 9 साल से, अभी आया है, थोड़े दिन बाद में फिर चला जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ भी बताता हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है। और इन स्पीचेस से हमको ये पता चलता है कि एडमंड जो है उसको ग्लोसेस्टर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक नाजायज़ बेटा था। और एडमंड के दिल में जो दूसरा बेटा है इनका एडगर, उसके लिए इसी वजह से थोड़ी नफरत थी एडगर के लिए, क्योंकि एडगर को ग्लोसेस्टर अपना उत्तराधिकारी मानते थे, जायज बेटा था इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू हो गई। महल के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं दोनों, महल में जा रहे हैं, शायद राजा ने बुलाया होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या किया राजा ने, राजा ने सभा बुला रखी है किंग लियर ने, और किंग लियर ने सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मतलब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और अब मैं ये जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना इनसे फ्री होना चाहता हूँ और अपनी मस्त लाइफ जीना चाहता हूँ। मतलब मुझे किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मेरे 3 बेटियाँ हैं, बेटी सबसे बड़ी ये है, सेकंड नंबर की ये है, और थर्ड नंबर पे ये है। ये कहते हैं कि मेरा जितना भी किंगडम है, मेरे पास जितनी भी कमाई है, वो सारी की सारी मैं इन तीनों को बांट देना चाहता हूँ बराबर बराबर। लेकिन बंटवारे का ना एक अलग ही शर्त रखते हैं ये, मतलब इनका तरीका अलग है। उस तरीके को सुनकर आपको खुद को लगेगा कि किंग लियर एक अलग टाइप का करेक्टर है। यहाँ किंग लियर कहता है कि मेरी जो बेटी मेरे लिए अपने प्यार का इजहार जितने अच्छे तरीके से करेगी, मैं उसको उसी तरीके से धन दौलत दूंगा। यानी जो बढ़ा चढ़ा कर जितनी मेरी तारीफ कर सकती है, जितना मेरे लिए उनके दिल में प्यार है, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है, मैं उतना ही ज़्यादा धन दौलत उनको दे दूंगा। अब बारी आती है सबसे बड़ी बेटी की, यानी गोनेरिल की। गोनेरिल कहती है, सर आई लव यू मोर देन वर्ड्स, मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बोलती है
किंग खुश हो जाता है। बोले चापलूसी सुनने वाला राजा है ये, अपनी तारीफ सुनना चाहता है, चापलूसी सुनना चाहता है, ईगो भी इसके अंदर भरा पड़ा है, आपको कहानी में देखने को मिलेगा। और बेचारे के साथ ट्रेजेडी भी होती है। तो देखते हैं, गोनेरिल कहती है कि भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और बला 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 बहुत कुछ बोलती है। राजा खुश हो जाता है क्योंकि राजा को तो यही चाहिए था। गोनेरिल को उसका हिस्सा दे देता है। बारी आती है रीगन की। रीगन वही सेम अपनी बहन की बाणी बोलती है कि सर आई एम मेड ऑफ द सेल्फ सेम मेटल दैट माई सिस्टर इज़। ये मतलब सेम जैसे मेरी बहन आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है ना, शायद उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करती होंगी, मैं भी उसी मेटल की बनी हूँ। मतलब ये भी बढ़ा चढ़ा के गुणगान कर देती है अपने प्यार का अपने पिता के लिए। अब बारी आती है कॉर्डेलिया की। कॉर्डेलिया थोड़ी सज्जन स्वभाव की, और इस तरह से एक्सपोज करना, इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बोलना इसको पसंद नहीं था। तो ये कह देती है कि नथिंग माय लॉर्ड, भाई मेरे दिल में जो है वो दिल में है, मैं इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह सकती, इतना सब कुछ नहीं बोल सकती। तो ये कह देती है नथिंग माय लॉर्ड। अब किंग लियर को गुस्सा आ जाता है। किंग लियर कहता है नथिंग, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। मतलब यहाँ किंग लियर की स्पीच आती है बहुत अच्छी कि नथिंग बोल रही, मतलब तुमने ऐसे नथिंग कैसे कह दिया कि कुछ भी नहीं। अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेरी बड़ाई करो, मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो भी प्यार है वो कहो, तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। कॉर्डेलिया इस चीज़ के लिए इनकार कर देती है। अब वहाँ दरबार के अंदर ग्लोसेस्टर भी है, कैंट भी है, ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि बड़ी बेटी के हस्बैंड है वो भी वहाँ पर मौजूद है, रीगन के हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल भी वहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ दो और मेहमान जो कि ड्यूक ऑफ बर्गेंडी और किंग ऑफ फ्रांस वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो इन सारे लोगों के सामने कॉर्डेलिया को वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उससे नाराज़ हो जाते हैं। अब इस चीज़ का ना थोड़ा सा विरोध कैंट करता है। कैंट थोड़ा अच्छे स्वभाव का इंसान है। ये कैंट है ना बहुत लॉयल भी है और थोड़ा बुद्धिमान भी है। ये थोड़ा सा कहता है राजा को कि भाई आप इस तरीके से ये जो बंटवारा कर रहे हैं ये तरीका मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। तो किंग लियर इसको भी डांट देते हैं कि तुम मामलों में मत पड़ो, इस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत इसको भी डांट देते हैं। अब किंग लियर डिक्लेयर कर देते हैं कि ठीक है कॉर्डेलिया, तुम जब कुछ कह ही नहीं रही हो, तुम्हारे दिल में जो प्यार है मेरे लिए अगर तुम वो बता ही नहीं सकती, बोल ही नहीं सकती, तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी जो जितनी भी ज़मीन जायदाद है, जो भी विरासत है, मतलब जो भी मेरे पास है, मैं उससे बेदखल कर रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें अपने राज्य में भी नहीं रखना चाहता। तो ये जो दो लोग हैं ये आए हुए हैं कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए। अब किंग लियर क्या करते हैं, किंग लियर इनसे पूछते हैं कि भाई मैं तो कॉर्डेलिया को कुछ भी नहीं दे रहा, तुम लोग बोलो। तो सबसे पहले ना वो ड्यूक ऑफ बर्गेंडी को बोलते हैं, ड्यूक ऑफ बर्गेंडी को बोलते हैं कि बोलो भाई मैं कॉर्डेलिया कुछ भी नहीं दे रहा, आप बताओ आप शादी करोगे तुम कॉर्डेलिया से। तो बर्गेंडी हाथ खड़े कर देता है कि बर्गेंडी को चाहिए था भाई दहेज, बर्गेंडी को लड़की भी चाहिए थी और दहेज भी चाहिए था। ये तो मुकर गया बंदा, कह रहा नहीं नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी कॉर्डेलिया से, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो है ना वो यहाँ पर हमें करेक्टर में थोड़ा सा लॉयल और थोड़ा सा नेक दिल इंसान लगा। किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि मुझे कॉर्डेलिया पसंद है, कॉर्डेलिया जो है जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से कॉर्डेलिया और किंग ऑफ फ्रांस जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दरबार के अंदर से किंग ऑफ फ्रांस जो है कॉर्डेलिया को लेकर निकल जाता है। अब कॉर्डेलिया जाते जाते भी अपनी बहनों से जब विदा लेती है तो अपनी बहनों को राजा का ध्यान रखने के लिए कहती है। तो जब ये स्पीच हम पढ़ते हैं, प्ले को जब पूरा पढ़ते हैं ना, जब ये स्पीच हम पढ़ते हैं तो हमें इनके कैरेक्टर का ना ये जो क्वालिटी है, ये जो प्लस पॉइंट है ये देखने को मिलता है कि इसको अपने पिता की बहुत परवाह थी। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करती थी, लेकिन लव को एक्सप्रेस करना इसे नहीं आता था और ये इस चीज़ को ना दिखावा मानती थी। दिल में जो है वो दिल में रखती थी, ज़्यादा बोलना नहीं चाहती थी, यानी चापलूसी इसको नहीं आती थी। ओके, यहाँ तक कहानी जो है वो इस तरह से चलती है। इसके बाद में राजा जो है वो अपने साथ 100 नाइट्स को लेकर 100 अपने साथ सैनिक ले लेते हैं, नाइट्स बोलते हैं उनको, KNIGHTS नाइट्स है ना। तो 100 नाइट्स को साथ में लेकर और वहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ से, जो दरबार लगा रखा था ना वहाँ से सब कुछ बांट दिया उन्होंने। और एक चीज़ और, उन्होंने दोनों बेटियों को उनका हिस्सा तो दिया ही दिया, साथ ही साथ ये जो कॉर्डेलिया है इसके हिस्से का भी उन दोनों में ही हाफ बांट दिया। और अपने 100 नाइट्स को लेकर साथ में और वो जंगल की ओर निकल जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए कि शिकार करेंगे, मज़े करेंगे, इस तरीके से निकल जाते हैं। अब
इसको तो टेंशन हो जाती है, कैंट को साथ में लेकर नहीं जाते क्योंकि कैंट के साथ में बहस हो गई थी राजा की, कैंट ने फेवर कर लिया था ना कॉर्डेलिया का, कैंट को साथ नहीं लेके जाते। लेकिन कैंट तो राजा का बहुत वफादार था, कैसे छोड़ दे राजा को। तो राजा के पीछे पीछे निकल जाता है, अपना भेष बदल लेता है और अपना नाम जो है वो भी चेंज कर लेता है। वो जाकर जंगल में राजा से मिलता है केयस बन के, अपना नाम केयस कर लेता है और वैसे जाकर मिलता है। तो यहाँ तक राजा की जो स्टोरी है वो इस तरीके से डेवलप होती है। ये एक्ट वाइज नहीं है, एक्ट वाइज नहीं है, ये स्टोरी मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। एक्ट वाइज बीच बीच में एडमंड का जिक्र आता है, एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप वैसे समझा रहे हैं ताकि स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो राजा की कहानी जो है वो इस तरीके से डेवलप होती है, अपना सब कुछ बांट दिया और जंगल की तरफ निकल लिया। अब यहाँ दूसरी तरफ कहानी जो है एडमंड के दिमाग में चल रही है, कहानी इस तरफ भी चल रही है। एडमंड एडगर से कहता है कि तुम जो है, तुम मतलब भोला होता है ये बेचारा, बहुत सीधा होता है, सज्जन होता है, उसको बोलता है कि भाई तुम जो है ना, तुम मेरे कमरे में जाके बंद हो जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और फादर कौन है? फादर ग्लूसेस्टर है, कि ग्लूसेस्टर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और ये इतना बड़ा गेम खेल जाता है, इतना बड़ा माइंड गेम खेलता है कि एक लेटर है ना, एक लेटर लिख लेता है और एक लेटर लिख के और अपने हाथ में पकड़ कर रखता है और उसको छुपाने की कोशिश करता है। जैसे ही ग्लूसेस्टर के साथ सामने आता है ना तो उस पत्र को छुपाने की कोशिश करता है, लेटर को। ग्लूसेस्टर कहता है दिखाओ एडमंड तुम्हारे हाथ में क्या है। ये बहाने बनाता है, नहीं नहीं सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फादर, कुछ भी नहीं है, इस तरीके से करता रहता है। लेकिन ग्लूसेस्टर कहता है तुम दिखाओ मुझे क्या है। तो ये इतना चालाक होता है, ये क्या कहता है कि एडगर ने ये लेटर लिखा है, कि एडगर ने लेटर लिखा है। और लेटर किसको लिखा है? ये कहता है कि मुझे लेटर लिखा है, मुझे उसने कहा है कि चल हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और फादर जो है ना उसको मार देते हैं। यानी इसके माइंड के अंदर इसने, जबकि ये चतुर है, ये बहुत क्लेवर है, ये कह रहा है कि इसके माइंड में ये चल रहा है कि वो आपको मार दे और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने साथ हम दोनों जो है आपस में बांट ले। अब ग्लूसेस्टर को बहुत बुरा लगता है कि भाई मेरा बहुत समझदार बेटा है एडगर, तो इस तरह से कैसे ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। यानी बाप और बेटे को, सन और फादर जो कि रियल है, यहाँ जायज़ नाजायज़ वाली बात जो हो रही थी ना वो मैं क्लियर कर रही हूँ, ये जो रियल है और जायज़ है, इन दोनों की रिलेशन के अंदर ये अड़ंगा अटका देता है, यानी दोनों की रिलेशन खराब कर देता है एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर। यहाँ क्या होता है कि राजा शिकार करने निकला, जंगल में मौज मस्ती करके वापस लौटा शिकार करके, तो वो जानवर वगैरह मार मूर के ले आया कि पकाएंगे, चलो पार्टी करेंगे। इस तरीके से वापस जो है वो आ रहा है, कहाँ पे? ग्लूसेस्टर वापस लौट रहा है। और वापस लौट रहा है ना तो वहाँ पर है ना एक मैसेंजर जो है वो देख लेता है, गोनरिल का मैसेंजर, और जाकर गोनरिल को कहता है कि राजा लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब ये चीज़ देखकर क्या होता है कि गोनरिल उसको कहती है कि एक काम करो, इसका एक ऑसवाल्ड नाम का ना एक स्टीवर्ड होता है, आप मैसेंजर कह सकते हो, इसका प्रबंधक कह सकते हो, एक आदमी होता है जो गोनरिल के लिए काम करता है। उसको कहती है गोनरिल कि जाओ तुम राजा को और राजा के जो 100 नाइट्स हैं उनके साथ ना कुछ इस तरीके का व्यवहार करो कि उनको इज्जत मत दो, मतलब कुल मिला के बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान मत दो, उन्हें इग्नोर करो ताकि वो बुरा मान जाए, परेशान हो जाए और यहाँ से लौट कर चले जाए और मेरी छोटी बहन के पास चले जाए। मतलब मैं उनको नहीं रखना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं ये गोनरिल जो है ना वो अपने फादर की हरकतों से परेशान थी। किंग ने ना सब कुछ बांट दिया था वैसे तीनों बेटी, मतलब दोनों बेटियों के बीच में, लेकिन किंग जो है ये कहता है कि मैं हमेशा किंग ही रहूँगा, मैं अपना जो ओहदा है उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं किंग रहूँगा और 100 नाइट्स के साथ रहूँगा, यानी 100 नाइट्स में अपने साथ रखूँगा। थोड़ा ईगो है इसके अंदर, राजा वाली जो कहते हैं ना अहम, वो है इसके अंदर। तो ये ऑसवाल्ड को भेजती है कि तुम जाओ और राजा के साथ और 100 नाइट्स के साथ में ना अच्छा व्यवहार मत करना, उनको इग्नोर मारना तुम, ये सारी चीज़ें बोलते हैं उसको। अब ऑसवाल्ड जो है ना वो किंग के लिए बोलता है कि माई लॉर्ड्स फादर, मतलब इस तरीके से करके बोलता है किंग को। तो किंग लियर को गुस्सा आ जाता है, किंग लियर कहता है माई लॉर्ड्स फादर, कहता है बदमाश, माई लॉर्ड बोल। अब गोनरिल जो है वो एंटर कर जाती है इतनी देर में। गोनरिल अपने फादर को समझाती है, अपने फादर से कहती है कि आपको 100 नाइट्स रखने की क्या ज़रूरत है, भाई आपको क्या नीड है 100 नाइट्स रखने की, ये सारे के सारे यहाँ पे आके हुदड़ंग मचाते हैं, मुझे पसंद नहीं है ये सब कुछ। अब कैंट जो है वो बीच बचाव करने के लिए आ जाता है, बहस के बीच में पड़ जाता है। अब ये सारी चीज़ें जब बहस होती है तो किंग लियर को थोड़ा बुरा लगता है कि यार कभी तो मैं राजा था, मतलब मेरा इतना रुतबा था, आज मेरी इज्जत जो है वो मतलब कितनी ख़राब हो गई है कि मतलब मेरी बेटी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, मतलब मेरी जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर लगाम कस रही है,
कुल मिला के, इस तरीके का मतलब उसके दिमाग में ख्याल आता है। तो कैंट को वो एक लेटर देते हैं, एक लेटर जो है वो लिख कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम किसके पास लेके जाओ, रीगन के पास लेके जाओ। रीगन इनकी सेकंड नंबर की बेटी है, रीगन, कि जाओ रीगन के पास लेकर जाओ ये लेटर और उसको ले जाकर दे देना। अब यही काम गोनरिल करती है। गोनरिल ओसवाल्ड को देती है एक लेटर, किसको देने के लिए? सेम रीगन को ही देने के लिए। गोनरिल ने दिया ओसवाल्ड को और राजा ने दिया कैंट को। किसको लेटर देने के लिए? क्या ये दोनों के दोनों लेटर देने हैं रीगन को, लेकिन जाएंगे अलग अलग आदमी दोनों के। ठीक है, ठीक है जी। आ गए लेकर ये लेटर, कैंट भी ले आया और ओसवाल्ड भी ले आया, लेकिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं। अब रीगन और उसका पति जो है ना, ड्यूक कॉर्नवॉल, वो यहीं पे थे, ग्लोसेस्टर के अंदर ही, ग्लोसेस्टर में ही थे। अब कैंट ओसवाल्ड को देख लेता है, ये कैंट है ना, इसको देख लेता है। अब कैंट की और ओसवाल्ड की वहाँ पर भी बहस हुई थी, जब ओसवाल्ड ने बोला था ना कि माय लॉर्ड्स फादर, तो ये तो अपने राजा की भाई बुराई बिल्कुल भी नहीं सुनता, ये तो बहुत ही ज़्यादा वफादार है। आप ये मान के चलना, राजा की एक तरह, राजा को एक तरह से डिफेंड करके चलता है हर टाइम। तो ओसवाल्ड को देखते इसको गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़ोर से भड़क जाता है, दोनों में शोर शराबा हो जाता है, मतलब एक दूसरे पे हाथापाई करने लग जाते हैं। सब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, ये सब लोग आ जाते हैं, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल आ जाता है, रीगन आ जाती है, ग्लोसेस्टर भी, एडमंड भी, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कॉर्नवाल को आ जाता है गुस्सा। अब हम इसको कॉर्नवाल ही बोल के चलेंगे, जबकि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है। कॉर्नवाल को आ जाता है गुस्सा। कॉर्नवाल जो है ना, वो कैंट को पनिशमेंट सुना देता है कि ना एक काम करो, इसको ना स्टॉक में पड़ा रहने दो। स्टॉक मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ होती है। इस तरीके से ना, ऐसे पैर में ये लकड़ी सी ऐसे करके यूं बंद करके बिठा दिया जाता है। तो कह रहे कि इसको ना स्टॉक में कर दो, बंद कर दो, ऐसे पटका रहने दो। और कब तक? कहता है कि ना दोपहर तक, नून टाइम तक, दोपहर तक इसको स्टॉक में पड़ा रहने दो। लेकिन रीगन, ये तो और भी ज़्यादा ना विलन क्वालिटी वाली औरत है। रीगन क्या कहती है, ना ना दोपहर तक क्यों, इसको पड़ा रहने दो सारी रात यहीं पर ही, मतलब पनिशमेंट करते हैं। अब इस चीज़ का विरोध जो है ना, वो करता है ये ग्लोसेस्टर। वो कहता है ऐसा मत करो, ये राजा का मैसेंजर है, राजा ने इसको भेजा है, क्योंकि किंग ने इसको भेजा है, और किंग लियर का ये बहुत ज़्यादा वफादार भी है, किंग लियर का मैसेंजर है ये, इसको सज़ा मत दो। इसको सज़ा देने का मतलब है किंग लियर की तुम बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, किंग को बुरा लगेगा। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना रीगन को कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसके हस्बैंड को कोई फ़र्क पड़ता है। इसको सज़ा सुना देते हैं। अब उधर किंग लियर को ना टेंशन हो जाती है, वो इसको ढूंढता हुआ आ जाता है यहीं पर। कहाँ पे? यहाँ ग्लोसेस्टर में आ जाता है, क्योंकि रीगन के यहाँ पे उसको कोई नहीं मिलता और कैंट वापस नहीं आता। तो इस चीज़ से वो हैरान हो जाता है एकदम, और यहाँ आता है, यहाँ आकर देखता है तो इसको बेचारे को इस तरीके से स्टॉक में डाल रखा होता है। यहाँ पहुँचता है तो ये इसको बोलता है कि है ना, तुम मुझे सारी कहानी बताओ। ये कैंट है, कैंट को बोलता है कि सारी कहानी बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, ऐसे तुम्हें क्यों स्टॉक के अंदर डाल दिया। तो सारी कहानी बताता है कि मैं आया था और ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हो गया, और फिर ऐसे ऐसे आपकी बेटी ने और दामाद ने मुझे इस तरीके से पनिशमेंट दे दी। तो किंग लियर को ना बहुत हैरानी होती है, यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो मतलब तू तो भाई मेरा खास आदमी है, तुझे कैसे मतलब पनिशमेंट दे सकते हैं, इनको पता है ये तो मेरा खास आदमी है, तेरे को तो पनिशमेंट दे ही नहीं सकते। तो अपनी बेटी के लिए ना थोड़ा सा डाउट आता है इसके माइंड में, रीगन के लिए, क्योंकि बड़ी बेटी के लिए तो थोड़ा सा आ ही गया था, पहले ही उसने इसका विरोध कर दिया था। रीगन के लिए इसके दिमाग में थोड़ा सा आ जाता है कि रीगन ने ऐसा क्यों किया। तो किंग लियर जो है वो सोचते हैं और रीगन और कॉर्नवाल से मुलाकात करते हैं। रीगन और कॉर्नवाल से मुलाकात करके बोलते हैं कि भाई क्या रीगन तुमने सच में ऐसा किया कि तुमने मेरे मैसेंजर को सज़ा दे दी। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो इसी के लायक था, या ऐसे कुछ भी जो भी बातचीत होती है इनकी आपस में, बहुत लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन चलती है, इस तरह से बातचीत करते रहते हैं। अब आपस में इनकी हो जाती है बहस। तो रीगन कहती है अपने फादर को, क्योंकि रीगन को लेटर मिल गया, रीगन की सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने जो लेटर लिखा था वो इसको मिल गया, तो इसको सारी कहानी पता है कि भाई मेरे फादर ने कैसे अपनी मनमानी मचा रखी है। तो रीगन कहती है कि पापा आपको क्या ज़रूरत है, मेरी सिस्टर ने बोला है ना कि 100 नाइट्स की जगह 50 नाइट्स ही रख लो। तो ठीक है, 50 नाइट्स बहुत है, और मैं तो कहती हूँ 50 की भी क्या ज़रूरत है। रीगन कहती है कि 50 की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो ज़रूरत ही क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये अपनी बड़ी बहन के साथ मिली हुई है, अपनी बड़ी बहन की जो बात है उसको ही आगे बढ़ाती है और किंग लियर को रोकती टोकती है। किंग लियर को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये बातें चल रही है और इन्हीं बातों के दौरान गोनेरिल जो है वो भी उधर आ जाती है, वो भी वहीं आ जाती है। गोनेरिल जैसे ही आती है, रीगन और गोनेरिल दोनों आपस में गले मिलती हैं और एक दूसरे की बातों में सहमति जताती हैं। अब एक दूसरे के साथ ये सहमत होती हैं, तो ये देखकर किंग लियर को बुरा लगता है,
उसे गुस्सा आ जाता है कि ये बड़ी बेटी तो ऐसी थी, रीगन भी ऐसी ही निकली, जबकि मैंने तो सब कुछ इन दोनों को ही दे दिया। यहाँ पे किंग लियर को थोड़ा सा अफसोस होता है कि छोटी बेटी को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, और बेचारे को थोड़ा पछतावा भी होता है कि यार मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे किंग लियर को गुस्सा आता है तो किंग लियर की एक स्पीच आती है कि आई प्रे थी डॉटर्स डू नॉट मेक मी मैड, आई विल नॉट ट्रबल यू माई चाइल्ड, फेयरवेल, वी विल नॉट मोर मीट। मीन्स कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए तो कोई तकलीफ़ नहीं पैदा करने वाला हूँ, मैं चला जाऊँगा हमेशा के लिए, तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। मतलब इसको गुस्सा आता है और गुस्से में आकर ये घर छोड़ देता है और फिर तूफ़ान में ही निकल लेता है। तूफ़ान के अंदर वो एक जेस्टर के साथ में जाते हैं, आप इसे फूल भी कह सकते हैं, यानी ये एक मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख है, वैसे बहुत मतलब दिमाग वाला है, विदूषक है एक तरह का, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ फूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये राजा के साथ में निकलता है और ये जो बाहर जो आपको ये थंडर दिखाई दे रहा है, जो तूफान दिखाई दे रहा है ना, ये तूफान किंग के दिल में जो तूफान मच रहा है ना, उसका इंडिकेशन कर रहा है कि राजा इस समय ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्यथित है। और बेचारा है ही, कभी ये राजा हुआ करता था, इसमें घमंड है, हम मानते हैं, ठीक है, अपनी चापलूसी सुनने की आदत है, अपनी बड़ाई सुनने की आदत है, ये चीज़ हम मानते हैं। लेकिन आज जब इसने सब कुछ अपनी 2 बेटियों में बांट दिया तो आज इसके दिल में बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान जो है वो मचा हुआ है। और ये चीज़ है ना हमें इस प्ले के अंदर दिखाई देती है जब ये सीन जो है वो हमारे सामने आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब जो किंग लियर है वो वापस जो है वो निकल लेता है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल की तरफ। यहाँ एडमंड जो है वो देखो अब नई क्या चाल चल रहा है। इधर एडमंड एडगर से कहता है कि यार एडगर, मैंने सुना है जो कॉर्नवेल है ना, कॉर्नवेल और एल्बनी, उनके बीच में आपस में झगड़ा होने वाला है, यानी युद्ध होने वाला है, मैंने सुना है ऐसा, मतलब मेरे कानों में खबर आई है। तो एडगर को बोलता है, एडगर क्या तुमने कॉर्नवेल के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, क्योंकि कॉर्नवेल तुमसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब एडगर भोला है स्वभाव का, मासूम सा है ये। एडगर कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एडमंड जो है ना इतनी बड़ी बड़ी दलीलें देता है, ऐसी मतलब विश्वास के साथ बात कहता है कि नहीं, तुमने तो कुछ ऐसा ज़रूर बोला होगा, कॉर्नवेल यहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर में देखना आ जाएगा, वो तुम्हें पकड़ लेगा, तुम ऐसा करो जंगल में भाग जाओ। मतलब उसको अच्छे से है ना भड़का देता है, बुरे तरीके से उसके दिमाग में भर देता है ये बात कि भाग जा यहाँ से, जंगल में भाग जा जल्दी से, नहीं तो कॉर्नवेल आएगा और तुझे अरेस्ट कर लेगा, शायद हो सकता है जान से भी मार दे। इस तरीके से इनकी बात हो जाती है। अब एडगर को बेचारे को डर लगता है और ये जंगल की तरफ भाग लेता है। यानी जंगल की तरफ ये जाता है ना, जैसे ये भागने लगता है, ये जो एडमंड है, ये एडमंड अपने आप को जख्मी कर लेता है, अपने आप को ना चाकू घोंप लेता है, जख्मी कर लेता है, अपने आप को चाकू मार लेता है और चाकू मारता है अपनी बाजू पे और घायल हो जाता है और फिर मचाने लग जाता है शोर, बहुत जोर जोर से। अब शोर सुन के ना ये सब आ जाते हैं, ग्लूसेस्टर भी आ जाता है और रीगन भी आ जाती है, ये सब लोग आ जाते हैं। लेकिन ग्लूसेस्टर जो है वो ये सब देख के कि एडगर जो, क्योंकि एडमंड ने कहा कि एडगर ने मुझे चाकू मारा है और वो मुझे घायल कर गया, तो ग्लूसेस्टर जो है ना वो अब अपने बेटे को विलन मानने लग जाता है, यानी अपने रियल बेटे को विलन समझने लग जाता है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एडमंड बदला ले रहा है एक तरह से, क्योंकि एडमंड को नाजायज़ बेटा मानता था ना ग्लूसेस्टर, और एडगर को ग्लूसेस्टर मानता था अपना उत्तराधिकारी। तो एडमंड सोच रहा था कि एडगर को रास्ते से हटा दूं और मैं बन जाऊं इसका उत्तराधिकारी। लेकिन इसने सारा का सारा खेल खेल के, इतने सारे गेम खेल के, षड्यंत्र रच के और ग्लूसेस्टर की नज़रों में एडगर को विलन बना दिया। अब एडगर भाग गया जंगल में और बेचारा पागलों की तरह व्यवहार करने लग गया। राजा का भी उधर बुरा हाल हो गया, उसका भी सब कुछ छूट गया, वो भी पागलों की तरह मतलब थोड़ा बिहेव करने लग गया, और एडगर भी बिल्कुल सब कुछ छूट गया इसका भी, ये भी जंगल की तरफ भाग लिया और पागलों की तरह बिहेव करने लग गया। अब जंगल की तरफ ये जब जाता है तो इसकी तो स्टोरी वहीं पर भी एक बार के लिए पॉज हो जाती है। लेकिन यहाँ कैंट जो है, इसको वो राजा अंदर बातचीत करके आए और एकदम गुस्से से निकल गए, तो कैंट भी जो है वो खोज के लिए निकल जाते हैं। वो जंगल की तरफ जाते हैं, उधर ही मतलब ग्लूसेस्टर के महल के पास में जंगल थे, उधर की तरफ जाते हैं। वहाँ पे उनको एक जेंटलमैन मिलता है, उस जेंटलमैन से बात करते हैं कि भाई तुमने राजा को देखा क्या, मतलब राजा अभी इधर से निकले थे, तुमने देखा, यहाँ उनके बारे में पूछता है। तो जेंटलमैन बताता है कि किंग तो एक जेस्टर के साथ में है और इन्हीं जंगलों की तरफ निकले हैं। तो किंग कैंट जो है जेंटलमैन पर भरोसा कर लेता है और उसे बताता है कि ड्यूक ऑफ अल्बानी, जो ड्यूक ऑफ अल्बानी है और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है, उनके बीच में ना युद्ध होने की संभावना है, दोनों के बीच में, मैंने ऐसा सुना है, दोनों के बीच में युद्ध होने की संभावना है। तो ऐसा करते हैं, राजा को ढूंढते हैं, तो दोनों के दोनों मिलकर राजा की तलाश में निकल पड़ते हैं।
किंग लियर उधर तेज तूफानों के अंदर बेचारे जेस्टर के साथ में इधर से उधर घूम रहे हैं। अब जेस्टर यहाँ पे ना इसको किंग लियर को सलाह देते हैं कि राजा गुस्सा छोड़ दो, चलो वापस चलते हैं, बहुत ख़राब मौसम है, आप बीमार हो जाओगे, वापस चलते हैं आपकी बेटियों के पास में। लेकिन ये तो राजा है, एक राजा होने का अभिमान तो है ही। तो इसने क्या सोचा, नहीं नहीं अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अब मैं छोड़ कर आ गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मैं वापस कैसे जाऊँ लौट कर। तो ये वापस लौट कर नहीं जाता। और इसकी एक बात कहनी पड़ेगी, वैसे तो ये एक है फूल, लेकिन ये हर बात के ऊपर राजा को टोकता रहता है। कुछ भी राजा गलत करते हैं ना तो टोकता रहता है हर बात पे। हम पूरे के पूरे प्ले में ये चीज़ देखते हैं कि ये इनको टोकता है। अब उधर ग्लुसेस्टर को भी चिंता होती है राजा की। ग्लुसेस्टर जो है वो भी राजा का बहुत ज़्यादा मतलब एक हितैषी होता है, मतलब अच्छा चाहने वाला। तो इसको राजा को लेकर थोड़ी चिंता होती है कि राजा पता नहीं कहाँ चला गया। और ये अपने दिल की बात शेयर करता है एडमंड के साथ, क्योंकि एडमंड तो इस समय इसके गुड बुक्स में आया हुआ है। तो एडमंड के साथ में अपने दिल की बात शेयर कर लेता है। और ये है विलन, इसके तो दिमाग में वैसे ही खिचड़ी पकड़ी है। ये तो किसी ना किसी तरीके से सोचता है कि सब कुछ जो भी ग्लुसेस्टर का है, अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर है ये, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, लेकिन हम ग्लुसेस्टर के नाम से ही इनको बोल रहे हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ग्लुसेस्टर जो है उनका सब कुछ मैं ले लूँ, एडमंड ऐसा सोच रहा है। अब ग्लुसेस्टर अपने मन की बात कह देते हैं, क्योंकि एक बेटा जब अपने जितना हो जाता है, यानी उम्र में थोड़ा सा ऐसे लगने लग जाता है ना कि समझदार हो गया, तो मतलब एक मित्र की तरह लगने लग जाता है, एक फ्रेंड की तरह लगने लग जाता है। तो अपने दिल की बात शेयर करता है कि भाई मुझे राजा की टेंशन हो रही है, मैं चाहता हूँ मैं उनकी मदद करूँ और मेरे से हो पाएगा जितना मैं उनकी मदद करूँगा। अब इसको मिल जाता है मौका। ये क्या करता है, ये जाके सारी की सारी जो कहानी है वो जाकर बता देता है रीगन को और कॉर्नवेल को कि ऐसे ऐसे ग्लुसेस्टर जो है वो राजा की मदद करने के लिए जा रहे हैं। अब पूरी कहानी कह देते तो रीगन और कॉर्नवेल को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ग्लुसेस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से देशद्रोह कर रहे हैं। क्योंकि रीगन ने और कॉर्नवेल ने ये बात बोल दी थी कि जो भी किंग की हेल्प करेगा, किंग की जो भी मदद करेगा, वो एक तरह से ट्रेटर होगा, देशद्रोही होगा। ओके तो इधर जो एक तरह से इनके दिमाग में क्या हो गया कि ग्लुसेस्टर जो है वो इनके लिए तो देशद्रोही ही हो गया। अब यहाँ पर राजा को ये कैंट मिल जाता है। कैंट केयस बना हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कैंट जो है कैंट के रूप में नहीं है, थोड़ा सा इसने अपने क्या बालों वालों को भी हटा लिया, अपनी मूछ दाढ़ी जो है उनको भी हटा के, मतलब अपना लुक चेंज कर लिया और केयस बन के राजा के नज़दीक रह रहा था ये। तो ये राजा को ढूंढ लेता है, राजा के पास पहुँच जाता है। अब राजा के पास में जब वो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इनको एक झोपड़ी दिखती है, उस झोपड़ी के अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो ये कहता है कैंट राजा को कि आप जाओ झोपड़ी के अंदर बैठ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन राजा इसको भेजते हैं कि तुम जाओ पहले झोपड़ी में। जैसे ही ये झोपड़ी में घुसता है ना, वहाँ से इस तरीके के भेष में एक लड़का बाहर निकलता है, टॉम के रूप में। ये होता है कौन, एडगर। एडगर बेचारा इस तरीके से हो जाता है, मतलब एकदम पागल की तरह बिहेव करने वाला सा बन जाता है। इस तरीके से करता हुआ चीखता हुआ डर जाता है, क्योंकि एकदम देखता है ना कौन घुसा, डर जाता है। तो एकदम चिल्लाता हुआ चीखता हुआ एकदम से झोपड़ी से बाहर निकलता है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही ये सारे के सारे डर जाते हैं उसको देख के, लेकिन राजा इसको भी अपने साथ कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे कि ग्लुसेस्टर जो है वो वहाँ पहुँच जाता है उनकी, क्योंकि उसको मदद करनी थी किंग की, ढूंढता हुआ पहुँच जाता है। ग्लुसेस्टर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो बताता है कैंट को कि हमें ना राजा को सेफ जगह पे पहुँचाना होगा। और राजा के लिए सेफ जगह है ना वो डोवर है। डोवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉर्डिलिया जो है वो फ्रांसीसी आर्मी के साथ में रुकी हुई है। फ्रांसीसी आर्मी है वहाँ पे और कॉर्डिलिया भी है। कॉर्डिलिया राजा की 3rd नंबर की बेटी, क्लियर, वो वहाँ पर है। अब किंग जो है वो जेस्टर जो है वो सब के सब जो है उनको वहाँ पहुँचा देते हैं। और जो ग्लुसेस्टर वापस लौट आता है यहाँ इस महल में रीगन और कॉर्नवेल ये मतलब संदेश भिजवाते हैं कि जाओ ग्लुसेस्टर को पकड़ कर ले आओ, क्योंकि ग्लुसेस्टर के खिलाफ एडमंड ने भर दिया ना इनका दिमाग कि वो देशद्रोही है, आपके खिलाफ जाके राजा की मदद कर रहा है। इन्होंने बुलावा भेज दिया कि जाओ उसको पकड़ कर लेके आओ। वो बेचारा आ जाता है ग्लुसेस्टर से करते हैं ये पूछताछ कि तुमने क्या किया, राजा को कहाँ छुपाया है, उनको कहाँ भेजा है, इस तरीके से बात करते हैं। तो ग्लुसेस्टर साफ मन का था, बता देता है कि मैंने उनको डॉवर भेज दिया और वो वहाँ पर सेफ है, कॉर्डिलिया से मिल लिए, इस तरीके से बात करते हैं। ये सुनकर इसको आ जाता है गुस्सा कॉर्नवेल को। और कॉर्नवेल जो है ये क्या करता है, ये ग्लुसेस्टर की एक आँख निकाल देता है, गुस्से में आके आंख जो है बिल्कुल एकदम निकाल देता है। जब इसकी एक आंख निकालता है ना, तो ग्लुसेस्टर जो है ये अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर ये एक अच्छा इंसान था। तो इसके फेवर में ना 1-2 सैनिक जो हैं वो आते हैं, कॉर्नवेल पे अटैक कर देते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, कॉर्नवेल भी घायल हो जाता है बहुत बुरी तरह से। लेकिन वो जो अटैक करते हैं ना उनको भी मार दिया जाता है
और ये जो कॉर्नवेल है घायल अवस्था में भी इसकी दूसरी आंख भी निकाल देता है, बिल्कुल अंधा कर देता है इसको। अंधा करते, एकदम अंधा करने के बाद इसको घर से बाहर निकाल देता है, यानी वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब ग्लुसेस्टर जो है, अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर, वो एक बूढ़े आदमी के साथ में घर से बाहर निकलते हैं। अब बूढ़ा आदमी जो है वो और ये दोनों जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस अवस्था में टॉम के रूप में एडगर मिलता है। एडगर वहाँ पे मिलता है तो एडगर जो है वो बन जाता है इसका जो ग्लुसेस्टर है, यानी इसका फादर है। वैसे तो आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ, ये इसका फादर है। वैसे तो ये इसका मार्गदर्शक बन जाता है, एक तरह से गाइड बन जाता है, इसके साथ साथ इसका हाथ पकड़कर चलने वाला बन जाता है। ये एडगर है, क्लियर। तो इस तरीके से बाप और बेटे का मिलन होता है, लेकिन फादर को नहीं पता, फादर को नहीं मालूम कि ये इसका बेटा है, ठीक है। और इसकी जो आइडेंटिटी है ना, ये रिवील होगी लास्ट में, अभी नहीं होगी। अभी इसको नहीं पता चलेगा फादर को, अभी तो इसको दुख हो रहा है कि मैंने किस बेटे पर विश्वास कर लिया, इस तरीके से। मतलब अभी कहानी यहाँ पर है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो एडमंड है और गोनेरिल और कॉर्नवेल जो है, ये क्या होता है कि जब कॉर्नवेल जब सजा देता है ना उसको, इसके बाप को, अब इसका फादर जो है ना, अब चाहे कैसा भी सही, जायज़ नाजायज़ कैसा भी सही, भाई ये बेटा है, तो कॉर्नवेल सोचता है कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे। तो ये क्या करता है कि एडमंड को गोनेरिल के साथ में भेज देता है कि तुम जाओ और जाकर है ना वहाँ पे संभालो, अपना एल्बनी जो है उसके पास चली जाओ और वहाँ पर जाकर संभालो। एडमंड को साथ में भेज देता है। एडमंड और गोनेरिल चले जाते हैं। अब एडमंड गोनेरिल वहाँ पे जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो कॉर्नवाल है ना, वो एक लेटर भी साथ में देता है कि तुम ये लेटर ले जाके और एल्बनी को दे देना, एल्बनी से दे देना, वो समझ जाएगा किस चीज़ के बारे में। लेकिन लेटर में एक्चुअली क्या लिखा था कि लेटर में लिखा था कि डोवर जो है वहाँ पर, मतलब जो कॉर्डेलिया है वो और फ्रांसीसी आर्मी आई हुई है, तो कभी भी अटैक हो सकता है, इस तरीके से बातें हो रही थी, मतलब लिखी हुई थी इसके अंदर, लेटर के अंदर। तो इसको मिल जाता है। अब यहाँ ना हमें स्टोरी में एक चीज़ पता चलती है, जो एडमंड है ना, इससे गोनेरिल जो है वो भी प्यार में पड़ जाती है, रीगन जो है वो भी प्यार में पड़ जाती है। यानी एडमंड एक बहुत ही मतलब चापलूस टाइप का करेक्टर है, वो इसको भी रिझा लेता है और इसको भी रिझा लेता है। यहाँ इस स्टोरी के अंदर हमें इस तरीके से लव ट्रायंगल जो है वो निकल कर सामने आता है। अब क्या होता है, गोनेरिल जो है जैसे ही वहाँ पहुँचती है, अपने हस्बैंड के पास में पहुँचती है, तो वहाँ पहुँचकर और एडमंड को कहती है तुम जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ और जाकर वहाँ कॉर्नवेल को संभालो, यहाँ पे सब ठीक है, मैं देख लूँगी। ये यहाँ पर आकर और अपने हस्बैंड से बातचीत करती है। और यहाँ क्या होता है, ड्यूक ऑफ जो एल्बनी है वो और गोनेरिल की बातचीत चल ही रही होती है कि इतने में एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर आकर कहता है कि भाई वहाँ पे ना कॉर्नवेल जो है वो अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई और उसी ने जो वहाँ पे ग्लुसेस्टर जो था उसको अंधा कर दिया। इस तरह की खबर एक मैसेंजर आकर देता है गोनेरिल को और ड्यूक ऑफ एल्बनी को। अब यहाँ हमें पता चल गया कि कॉर्नवेल जो है वो नहीं रहा। किंग लियर वहाँ पर डोवर के अंदर मिलता है अपनी बेटी से, कॉर्डेलिया से। कॉर्डेलिया आती है किंग लियर से मिलने के लिए। किंग लियर की थोड़ी सी मानसिक स्थिति है ना इस समय थोड़ी सी मतलब हिली हुई थी, मतलब अच्छे से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था अच्छे तरीके से, ऐसे बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे। लेकिन कॉर्डेलिया आके मिलती है, देखती है अपने फादर को, देखती है तो वो डॉक्टर का अरेंजमेंट करती है कि डॉक्टर को बुलाती है कि इसके फादर को अच्छा किया जाए, उसका ध्यान किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, बुलाकर इलाज स्टार्ट करवाती है। तो इतनी देर में एक मैसेंजर आता है और वहाँ पर मैसेंजर आकर कॉर्डेलिया से कहता है कि ब्रिटिश आर्मी ना हमारी तरफ बढ़ रही है और वो हमारी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही है, हम पे अटैक करने वाली है। तो कॉर्डेलिया सावधान हो जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं, जो भी होगा देखेंगे। अब यहाँ क्या होता है, जो डोवर के मैदान है ना वहाँ पर, ये जो डोवर के अंदर अब सीन चलेगा जहाँ पर कॉर्डेलिया और किंग जो है वो मिल चुके हैं, वहीं पे एडगर भी है, ग्लुसेस्टर भी है। अब एडगर और ग्लुसेस्टर के साथ क्या होता है कि ये एक पहाड़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। ग्लुसेस्टर कहता है कि मुझे इस पहाड़ी पे चढ़ना है, तो एडगर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है इसका गाइड, एज ए गाइड है, तो वो इसको इस पहाड़ी पर चढ़ा देता है, इसको हाथ पकड़ के चढ़ाता रहता है। ये एकदम टॉप पे चढ़ जाता है ना, जब यहाँ पे चढ़ जाता है तो ग्लुसेस्टर जो है वो नीचे कूदने की कोशिश करता है कि मुझे मरना है इस पे से कूद के। लेकिन मरने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा बेटा एडगर जो है उसकी रक्षा करना, वो बहुत अच्छा इंसान है, इस तरीके से करता है। तो एडगर को थोड़ा सा फील होता है कि आज भी मेरा फादर जो है वो मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ उसका माइंड है ना वो थोड़ा सा काम करने लगता है। अब उसे समझ में आता है कि ये सारी कहानी एडमंड की रची हुई है, मेरे फादर तो मेरे बारे में बुरा सोचते ही नहीं है, मेरे फादर तो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तभी तो ये सब कुछ बोल रहे हैं।
तो यहाँ एडगर का माइंड थोड़ा सा क्लियर होता है अपने फादर की तरफ से। तो ये जैसे ही कूदने की कोशिश करता है तो वहीं के वहीं गिर के रह जाता है। तो एडगर कहता है कि आप कूदे हो पहाड़ी पर से लेकिन आपकी जान बच गई, इस तरीके से कह के इसको बहका लेता है और वापस ले आता है। इतने में आ जाता है ओसवाल्ड इनको ढूंढता हुआ, ग्लुसेस्टर को ढूंढता हुआ, क्योंकि ओसवाल्ड जो है वो इसको ढूंढने के लिए निकला हुआ है। ओसवाल्ड आता है क्योंकि ये गोनरिल का प्रबंधक है। अब गोनरिल इसको भेजती है ग्लुसेस्टर के ऊपर ही। ओसवाल्ड देखते ही अटैक करता है, अपने फादर के ऊपर अटैक होता देखता है ना, तो एडगर जो है ना वो ओसवाल्ड को अटैक कर लेता है, ओसवाल्ड को मार गिराता है। ओसवाल्ड जब मरने वाली कंडीशन में पहुंच जाता है तो देता है इसको एक लेटर। अब इस लेटर के अंदर सारे खुलासा हो जाता है। ये लेटर होता है किसके बारे में? ये लेटर लिखा हुआ होता है एडमंड के बारे में, यानी एडमंड के बारे में लिखती है गोनरिल। गोनरिल अपने प्यार का इजहार करती है एडमंड का के लिए कि एडमंड को ले जाके दे देना और उसको बोलना कि मैं उससे बहुत मतलब बोलना मत, ये पत्र दे देना और इस पत्र के अंदर लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे हस्बैंड को, जो मेरे हस्बैंड हैं उनको मार दो ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँ। यानी इसका जो हस्बैंड है एल्बानी, उसके लिए बोलती है तुम उसे मार दो ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँ। तो यहाँ एडगर का माइंड और भी एकदम क्लियर हो जाता है कि एडमंड जो है वो एक गंदा इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पे कॉर्डेलिया और किंग लियर की स्पीच दिखाई जाती है। दोनों जो पिता और पुत्री है यानी फादर और डॉटर है जो आपस में बातचीत करते हैं। किंग लियर कॉर्डेलिया के साथ जो कुछ भी किए उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मतलब कहते हैं कि तुम्हारे पास वजह है, तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ। वो बार बार कहती है कि नहीं कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। मतलब यहाँ भी वो बेचारी जो है वो शिकायत नहीं करती। ओके, इसके बाद में एडमंड, रीगन, गोनरिल और ड्यूक ऑफ एल्बनी ये एक साथ इकट्ठे दिखाई जाते हैं। मतलब जो स्टेज होता है ना उस पर एक साथ दिखाई देते हैं प्ले में। वहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा युद्ध ना फ्रांस की सेना के साथ में है। तो यहाँ ये जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है ये एक अच्छा इंसान है, मतलब इसके अंदर बुराई नहीं देखने को मिलेगी आपको। ये एल्बनी कहता है कि हाँ फ्रांस की सेना के साथ में हमारा युद्ध है, लेकिन मेरी किंग लियर के साथ और कॉर्डेलिया के साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। यानी किंग के साथ में मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी दुश्मनी कॉर्डेलिया के साथ में है। हम उन्हें हार्म नहीं करेंगे। और लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है, यानी वो फ्रांसीसी सेना और ये लोग आपस में लड़ते हैं। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो किंग लियर के जो समर्थक होते हैं ना, जो किंग लियर के फेवर में होते हैं, भाई वो हार जाते हैं। वो हार जाते हैं तो किंग लियर को और कॉर्डेलिया को सरेंडर करना पड़ता है। अब किंग लियर और कॉर्डेलिया सरेंडर कर देते हैं तो जो एडमंड होता है ये सेना का नेतृत्व कर रहा होता है उस समय पे, युद्ध के टाइम पे। वैसे ही किसी पोजीशन पे नहीं होता, लेकिन जब लड़ाई होती है ना तब ये साथ देता है और पूरी की पूरी सेना को का नेतृत्व यही करता है। तो ये उन्हें जेल ले जाने के ऑर्डर दे देता है कि ले जाओ और इसे जेल में बंद कर दो, मतलब दोनों को जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर देता है और फांसी देने के आदेश भी दे देता है कैप्टन को कि जाकर फांसी दे दो इनको। लेकिन अभी स्टोरी चल रही है। अब दोनों यहाँ होता है कि गोनरिल जो है वो भी और रीगन जो है वो भी दोनों आपस में बहस करने लगती हैं इसको लेकर, एडमंड को लेकर। ये कहती है कि ये मुझसे प्यार करता है, ये कहती है कि मुझसे प्यार करता है। और ये इतना बदमाश होता है कि दोनों को ही अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो इन दोनों बहनों के बीच में भी आपस में मनमुटाव करवा देता है। ये ड्यूक ऑफ एल्बनी आता है इनकी बहस सुनकर, बहस सुन लेता है, बातें सुन लेता है। अब ड्यूक ऑफ एल्बनी जब बहस सुनता है ना और सारी चीज़ें भी देख रहा होता है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में वो इसको एडमंड को ना ट्रेटर घोषित कर देता है कि तू किसी पोजीशन पे नहीं है, खाली तूने मेरा युद्ध में साथ दिया था, किसी पोजीशन पे नहीं है तू। और अगर तू कुछ है तो एक काम कर, एक युद्ध की घोषणा करता हूँ मैं तुम्हारा, और जो भी तुम्हारे साथ लड़ेगा हाँ तो उसको तुम हरा के दिखाओ। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है ना वो एक घोषणा करता है और फिर उसके साथ साथ ये भी कह देता है कि तुम तो गोनरिल के साथ पहले से ही अटैच हो, गोनरिल से तो तुमने मंगनी भी कर ली है, एंगेजमेंट भी कर ली है। कुछ इस तरीके की बात कह के इसको ट्रेटर घोषित कर देता है और कह देता है कि तुम्हें कोई भी आए और तुम्हें ललकारे और तुम्हारे साथ युद्ध करे। तो इस तरह से उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं लड़ेगा ना तो मैं लड़ूंगा और तुम अपनी बहादुरी दिखाना, तुम जीत कर दिखाना। अगर तुम जीत कर दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कुछ हो। तो एडगर जो है वो ये इस तरह की घोषणा सुन लेता है। यहाँ एडगर जो है वो आता है इससे लड़ने के लिए, एडमंड से लड़ने के लिए। दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है अच्छे से। एडगर जो है वो एडमंड को मार देता है, मरने वाली अवस्था में होता है, मतलब एक तरह से समझ लो डेड बेड, मतलब एकदम डेथ बेड पे है, एकदम मरने ही वाला है।
डेथ बेड पे होता है और मरने वाला आदमी हमेशा सच बोलता है, यानी बिल्कुल मरने वाला है, लेकिन मरते मरते ना एडमंड ये खुलासा करता है, बताता है सारी की सारी जो कहानी है ना वो सारी की सारी बताता है कि मैंने क्या क्या किया। देखो यहाँ पर एडमंड जो है उसको इसने बिल्कुल एकदम मरने वाली कंडीशन पहुंचा दे। अब ये जो है ना ग्लूसेस्टर, अब क्योंकि एडगर जो है वो अपना रिवील कर देता है कि मैं कौन हूँ, एडगर रिवील करता है तो ग्लूसेस्टर को पता चल जाता है कि ये तो मेरा बेटा है। अब ग्लूसेस्टर को ना दो तरह की फीलिंग होती है, यानी ये सैड भी होता है और ये हैप्पी भी होता है। अब दो तरह की जब इमोशंस एकदम हैवी हो जाते हैं ना इसके माइंड पे, इन दोनों इमोशंस के प्रेशर में आके ये मर जाता है, तो इसकी भी डेथ हो जाती है, ये भी मर जाता है। दो कैरेक्टर यहाँ पर साथ में आपको दिखाई दिए, दोनों की डेथ हो जाती है। उधर समाचार आता है कि गोनरिल ने रीगन को जहर दे दिया, क्योंकि दोनों का झगड़ा हो रहा था उसको लेकर, इस लड़के को लेकर, एडमंड को लेकर। तो गोनरिल ने रीगन को जहर दे दिया, और जब देखा कि एडमंड भी मरने वाला हुआ है, ये तो मरने वाली कंडीशन में बैठा है, तो गोनरिल भी अपने आप को चाकू मार लेती है। तो एडमंड मरते मरते पता है क्या कहता है, कहता है जब इसको पता चलता है कि गोनरिल और रीगन मर गई, तो मरते मरते कहता है कि चलो जीते जी तो नहीं मिले, कोई बात नहीं, मरने के बाद में स्वर्ग में उनसे शादी रचाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। यानी अभी भी जो है इसका जो करेक्टर है वो हमें ये पता लग रहा है कि कितना मतलब विलन टाइप का इंसान है ये। कोई बात नहीं, कहता है जाकर स्वर्ग में शादी रचा लूंगा। फिर ये कहता है इसको, एडगर को, कि मैंने एक कैप्टन को कॉर्डेलिया को, राजा को मारने के लिए आदेश दिए थे, तो उनको रोको, तुम जाओ और रोको। और एल्बनी को बोलता है ये बात, लेकिन इतनी ही देर में किंग लियर जो है अपने हाथों में अपनी बेटी कॉर्डेलिया का शव लेकर, डेड बॉडी लेकर आते हैं, एकदम से रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। यानी कॉर्डेलिया की डेथ हो चुकी है और जिसे फांसी देने के लिए भेजा था ना उसको राजा ने मार दिया था। कॉर्डेलिया को ऐसे हाथों में लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और बेचारे दुख में जो है वो भी मर जाते हैं, यानी राजा भी मर जाता है। अब लास्ट में बचते हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी, एडगर एंड कैंट, ये तीन बचते हैं। ड्यूक ऑफ एल्बनी कहते हैं कि आप दोनों अब राज्य संभालो, कैंट को भी कहते हैं और एडगर को भी कहते हैं। लेकिन कैंट तो राजा के वफादार थे, कैंट कहते हैं कि मेरा राजा ही नहीं रहा तो मैं अब शासन करके क्या करूँगा। तो यहाँ पे प्ले में ना लास्ट में एडगर को राजा बनते हुए नहीं दिखाते, लेकिन कन्वर्सेशन से ये लगता है कि एडगर राजा बना एंड में। वैसे प्ले के अंदर मेंशन नहीं है कि एडगर राजा बना है, लेकिन जो स्पीचेस हैं उनके बेस पे हम कह सकते हैं कि एडगर जो है वो लास्ट में राजा बन जाता है, इसकी ताजपोशी जो है वो हो जाती है। इसका करेक्टर भी, ड्यूक ऑफ एल्बनी का करेक्टर भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है इसके अंदर। एडगर को जो है यहाँ पर लास्ट स्पीच बोलते हुए दिखाते हैं कि द वेट ऑफ दिस सेट टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक व्हाट वी फील, हाँ नोट व्हाट वी ऑट टू से, इस टाइप से बोलता है एडगर। तो लास्ट में हमको यही समझ में आता है कि ये जो है राजा बन जाता है। अब यहाँ ना प्ले के थीम जो है वो थोड़े से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी हमें पता चल गई, तो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हम इजीली कर पाएंगे। यहाँ थीम एक तो इगोइज्म मेन बनता है, एक वैरायटीज ऑफ लव, एक लॉयल्टी एंड बिट्रेयल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ईगोइज्म के अंदर अगर बात की जाए तो किंग जो है वो ईगो से भरा पड़ा है ना, किंग जो है ना पूरी तरह से ईगो से भरा पड़ा है, और इसी वजह से वो एक ट्रेजेडी, इतनी सारी जो ट्रेजेडी होती है उनका शिकार बनता है किंग लियर। इसके अलावा इनकी जो बड़ी बेटी है वो भी, यानी जो बड़ी बेटी है वो, इनकी जो छोटी बेटी है वो, इनके सबके अंदर ईगो जो है वो दिखाया जा रहा है। इनके जो करेक्टर है ना उनमें दिखाया गया है, सबसे ग्लूसेस्टर के अंदर भी दिखाया गया है, क्योंकि ग्लूसेस्टर जो है वो क्या कहता है कि ये मेरा जायज़ बेटा है, ये मेरा नाजायज़ बेटा है, इस तरीके से मतलब ईगो तो उसके अंदर भी दिखाया गया है। तो अगर हम थीम की बात करें तो बहुत अप्रोप्रिएट थीम है इसका। उसी तरीके से वैराइटीज़ ऑफ लव इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, वैराइटीज़ ऑफ लव है। जैसे जो दोनों बड़ी बेटियां हैं उनका लव किस तरीके का है, एक्सप्रेशन वाला, एक्सप्रेस कर देती हैं बोल कर, बढ़ा चढ़ा कर, इस तरह का प्यार है। जबकि कॉर्डेलिया का प्यार कैसा है, कॉर्डेलिया का प्यार है जताने वाला, मीन्स दो तरह का प्यार है। जो राजा है, राजा की बात करें अगर हम, किंग की बात करें, तो किंग को चाहिए एक्सप्रेस वाला प्यार, यानी एक्सप्रेस कर सके जो, यानी आप कह सकते हैं क्वांटिटी, कि भाई भर भर के बोलो, बोलने से पता चलेगा कितना प्यार है, क्वांटिटी वाला प्यार। और अगर बात कॉर्डेलिया की करें, इनकी बेटी की, छोटी बेटी की, डॉटर की बात करें, तो डॉटर का प्यार कैसा है, क्वालिटी वाला, जो कि हमें देखने को मिला, क्वालिटी वाला प्यार देखने को मिला कि जब ज़रूरत पड़ी, जब फादर को संभाल लिया अपने को आके। तो इस टाइप वेराइटीज़ ऑफ लव भी देखने को मिलता है। लॉयल्टी एंड बिट्रेयल का तो आपने उदाहरण देख ही लिया। बिट्रेयल की बात करें अगर हम, तो एडमंड रहा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एडमंड ने धोखे ही धोखा किया है।
और उसके साथ साथ दोनों बेटियां जो हैं, इनकी बड़ी वाली किंग की बड़ी जो बेटियां हैं दोनों की दोनों, वो भी धोखेबाज है, अपने पति को धोखा देती हैं। एक तो अपने पति को मारने तक के लिए कह देती है एडमंड को। लॉयल्टी की बात करते हैं तो कैंट बेस्ट एग्जाम्पल है, गोनेरिल भी गोनेरिल नहीं, यहाँ पे ग्लसेस्टर जो है वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लॉयल्टी का। तो ये थीम जो है इसमें निकल कर सामने आते हैं। इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह की नीड है तो मैंने पीडीएफ जो है उसका लिंक डाल दिया है, आप पीडीएफ जरूर पढ़िए। हर एक वीडियो को देखने के बाद में पीडीएफ जरूर पढ़ा कीजिए आप, क्योंकि पीडीएफ के अंदर ना आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आप बहुत सारी बुक्स के अंदर एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, वो आपको यही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारा वीडियो था, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।